Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. तो आज का जो सेशन है वो एक स्पेशल सेशन है इकोनॉमिक सर्वे 2021 पे. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द की टेकअवेज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2021. तो विदाउट गेटिंग अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक सर्वे. सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या. इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है कि एनुअल डॉक्यूमेंट है, ये कौन रिलीज करती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये आपसे जो है किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. जो इकोनॉमिक सर्वे है एक इंडिया का एनुअल डॉक्यूमेंट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है. ये रिलीज करती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि अभी जो प्रेजेंट जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, वो कौन है. इट कंटेन्स इसमें होता क्या है, ये सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव और अपडेटेड सोर्स है डाटा का इंडियन इकोनॉमी में. जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में जो पूरा अपडेटेड है और ऑथेंटिक सोर्स है डाटा का. ये एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन द पास्ट 1 ईयर. जो एक साल में हमारे जो देश में जितना भी स्टेट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें हुई हैं उनके बारे में ये जो रिपोर्ट है वो लिखती है. द इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये जो इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट है, इसको प्रिपेयर कौन करता है. ये इकोनॉमिक डिवीजन है. किसका इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये आपका जो सर्वे है ये पब्लिश किया जाता है. तो कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जिन्होंने सर्वे एक डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने निकाला है या बनाया है, रिलीज किया है, ये किसकी गाइडेंस के अंडर जो है ये रिलीज किया गया है. तो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है ये डेडिकेटेड किया गया है टू ऑल द कोविड-9 वॉरियर्स. ठीक है, जिन्होंने हमें रियली हेल्प किया है इन अपहोल्डिंग इंडिया. तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, कोविड वॉरियर्स जॉइन हैंड टू अपलोड इंडिया. तो इस साल अगर आपने न्यूज फॉलो की है तो इस साल इकोनॉमिक सर्वे इज बीइंग डिलीवर्ड इन अ ई बुक फॉर्मेट. इस बार कोई अटैची लेके नहीं आया सर्वे लेने. जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने वो अटैची लेके नहीं आए हैं. इस बार ई बुक फॉर्मेट में इसको जो है डिलीवर किया गया है. तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लॉन्च किया है इकोनॉमिक सर्वे ऐप, एक ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे ऐप जो है वो लॉन्च की है कि ताकि आप लोग स्मूथ एक्सेस कर सके इस डॉक्यूमेंट का. ये प्रेजेंट कब किया जाता है, इट इज यूजुअली प्रेजेंट अ डे बिफोर. जब आपने कल देखा कि कल यूनियन बजट जो था सुबह 8 बजे पेश किया गया, कि उस यूनियन बजट के पेश होने से एक दिन पहले जो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में. तो पहला इकोनॉमिक सर्वे हमारे इंडिया में कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था या प्रेजेंट किया गया था, 1950-51 अप टू 1964. अप टू 1964 तक इसको जो था प्रेजेंट किया जाता था अलोंग द यूनियन बजट. बट 1964 से ऑनवर्ड इसको जो था डीलिंक किया गया फ्रॉम द बजट. तो अब हम कुछ इसकी टेक अवेज की बात करते हैं कि इकोनॉमिक जो सर्वे है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज की बात कर रही हूँ मैं. आपको डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि ये डिटेल में शायद जो लो लेवल के एग्जाम है एसएसबी का हो गया तो उसमें भी इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता. इट्स जस्ट जैसे केएस है, केएस के मेंस में आपको आंसर्स लिखने के लिए अगर आप ये पॉइंट ऐड करते हो तो आपको जो होगा बहुत हेल्पफुल होगा, आपका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा लगेगा. तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इकोनॉमिक रिकवरी. तो आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं ये वी शेप जो है, ये आपको एक इमेज दिख रही है. ठीक है, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी जो हमारे लॉकडाउन के बाद हुआ क्या, जब ये पैंडेमिक जो कोरोना पैंडेमिक था, ये जो पैंडेमिक इसको घोषित किया गया बाय द WHO, उसके बाद हमारे आपको पता 40 डेज का लॉकडाउन लगाया गया हमारे कंट्री में. तो उस लॉकडाउन की वजह से या उस लॉकडाउन के दौरान जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसे डाउनफॉल ट्रेंड जो आप देख रहे हो कैसे फॉलो कर रही है.
फिर जैसे लॉकडाउन हटा या उसके बाद ये जो मार्केट्स वगैरह थोड़ी बहुत ओपन होना शुरू हो गई, तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसने एक अपवर्ड ट्रेंड जो था वो लेना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है वो जो है ड्यूरिंग द लॉकडाउन या आफ्टर द लॉकडाउन वो कौन सा ट्रेंड फॉलो किया है? वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी जो एक ट्रेंड है हमने हमारी इकोनॉमी ने फॉलो किया है। वी शेप रिकवरी एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन है एंड रिकवरी है। पहले रिसेशन आया, उसके बाद उसकी रिकवरी हुई। दैट रिजेंबल्स अ वी शेप इन चार्टिंग। तो हमारे सर्वे में ये बताया गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जब लॉकडाउन लगाया गया था उस टाइम पे जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी, तो वो जो वी शेप रिकवरी ली है। पहले रिसेशन आया, उसके बाद जो था वो अपवर्ड जो ट्रेंड था वो फॉलो किया गया। नेक्स्ट टेक अवे इज जीडीपी एस्टिमेशन। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया का जो रियल जीडीपी है वो रिकॉर्ड किया गया है ग्रोथ ऑफ 11% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? जो 2021 और 22 का है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है? 15.4%, द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये आर इन द लाइन विद द IMF एस्टिमेट्स। मैंने आपको कल की क्लास में ही IMF मैंने बताया था कि IMF ने हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट को जो है वो एस्टिमेट किया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इंडिया का जो जीडीपी एस्टिमेट है वो कंट्रैक्ट किया गया कितना? 7.7%, मतलब 7.7% वो डिक्लाइन हो गया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू द लॉकडाउन और पैंडेमिक। तो कंपोज्ड ऑफ ए शार्प ऑफ 15.57% डिक्लाइन किया गया फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद जो सेकेंड हाफ में खाली मॉडेस्ट डिक्लाइन हुआ कितना? 0.1%। तो हमें जो जीडीपी कंट्रैक्शन जो थी वो हमने अनुमान जो कितना लगाया? 7.7%। तो अब जो है 2021 में हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से रिकवर होएगी। जैसे आपने वो वी शेप ग्राफ देखा, कैसे जो वी शेप ट्रेंड जो हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉलो करेगी। थर्ड टेक अवे इज गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल रहा है हमारा इकोनॉमिक सर्वे? कह रहा है कि गवर्नमेंट को अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, मतलब आपको पता है इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिमांड कैसे क्रिएट करनी है। तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है और टैक्सेस को रिड्यूस करना है ताकि जो है इकोनॉमी को एक बूम मिल सके, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ सके। ठीक है, तो क्या इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है? जैसे निवेश बढ़ाने वाले कदमों पर जोर रहेगा। निवेश बढ़ाने वाले कदमों में मतलब डिमांड अगर आपको बढ़ानी है तो उस पे जो है आने वाले ट्रेंड्स में हमें देखा जाएगा कि वो ज्यादा डिमांड जो थी वो बढ़ेगी। और ज्यादा डिमांड कैसे बढ़ेगा? अगर हम इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो और इससे बताया गया है कि कोरोना जो महामारी है उससे पर काबू पाना बहुत संभव है, क्योंकि वैक्सीन हमें अब देखने को मिली है। वैक्सीन जो आ गई है और लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीन जो है वो मिल भी रही है। तो अब जो है ये पैंडेमिक कहीं ना कहीं खत्म होने के दौर पे है, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से अब रिकवर कर सकती है। तो इसके लिए हमें ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है इन फ्यूचर। इंडियाज एंड फॉरेन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स। तो आपको पता है जैसे कुछ क्रेडिट रेटिंग है, जैसे मूडीज हो गया, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर हो गया, फिच हो गया। तो ये क्या करती हैं? ये है ना हमारी जो किसी भी ये वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये क्या इनका काम क्या होता है? ये रेटिंग्स देती है कि किस कंट्री की इकोनॉमी जो वो है कैसी है। जैसे मूडी की रेटिंग है Baa2 और आउटलुक क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो इस सर्वे में बोला गया है कि भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इकोनॉमी को जो फंडामेंटल्स के बारे में जो जानकारी दी जाती है बाय दीज सॉवरेन रेटिंग क्रेडिट एजेंसीज, ये जो है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है कि इंडिया जो है
आज के टाइम पे आपको पता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और फिर भी जो हमें रेटिंग्स दी गई है ये नेगेटिव में दी गई है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि ये जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो इतने मजबूत नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये जो इंडियन सॉवरेन रेटिंग्स credit ratings do not reflect the economy's fundamental and global agencies should become ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और लेस सब्जेक्टिव होनी चाहिए इन देयर रेटिंग्स। तो ये चैप्टर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये बायस्ड हैं हमारी इमर्जिंग जाइंट्स जैसे हमारी कंट्री है, ये क्या है, बायस है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी वर्ल्ड की, तो नो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड has ever been rated as a lowest rung of the investment grades in the sovereign credit ratings। तो इकोनॉमिक सर्वे अब बात कर रहा है टैक्सेस के बारे में। तो हमारा ये जो टैक्सेस के बारे में क्या बात की है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है और जो पर्सनल जो हमारा इनकम टैक्स है, कौन कौन सा, कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं इन दोनों टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स 2019-20 में इसके जो आंकड़ों में हमें कमी देखने को मिली है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने जो कुछ कटौती की है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लाए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, तो उसके जो विकास में क्या आई है, गिरावट आई है, ठीक है। तो बट अब बोला जा रहा है कि मंथली ग्रॉस जो जीएसटी, बट जो अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी की मंथली ग्रॉस जो कलेक्शन है वो जो हमें कितनी देखने को मिली है, 1 लाख करोड़ मार्क एंड रीच इट्स हाईएस्ट लेवल इन दिसंबर 2020 एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद हमें जो इसकी हाईएस्ट लेवल जो हमें रीच हुए हैं वो दिसंबर 2020 में देखने को मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या सारे टाइप के जो टैक्सेस थे उनकी कलेक्शन कम हुई है, नहीं, जीएसटी की जो कलेक्शन है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी की जो कलेक्शन है वो हमें ज्यादा देखने को मिली है ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गया, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बाय द कॉर्पोरेट्स, ये जो टैक्सेस थे इनके हम इनकी क्या कहते हैं, इनके जो आंकड़ों में हमें कमी देखने को मिली है। द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज बीन प्रोग्रेसिंग वेल एमिड्स दिस पैंडेमिक बीइंग होम टू, ठीक है। इस पैंडेमिक में हमें जो थी स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि भारत सरकार ने जो, अगर मैं दिसंबर तक की बात करूं तो हमारे कंट्री में स्टार्टअप्स कितने हैं, 41,061 जो है हमारी कंट्री में रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें से अगर खाली इतने स्टार्टअप्स हैं तो इसका मतलब ये थोड़े कि 41,000 ही लोगों को जॉब्स मिल रही है। ये स्टार्टअप्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो मोर देन 5 लाख पीपल को जो है इसके तहत रोजगार मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी कंट्री में जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनका एनवायरनमेंट जो है हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग, मतलब ऑल्दो इस पेंडेमिक के टाइम भी जो स्टार्टअप्स हैं वो कितने रिकॉग्नाइज किए गए और कितने एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन थी वो हुई है। तो स्टार्टअप्स के लिए जो फंड ऑफ फंड जो जारी किए जाते हैं, फंड ऑफ स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए फंड ऑफ फंड जारी किए जाते हैं जिसकी कुल जो कीमत है, उसका कुल जो फंड है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो हमें हमारा जो कंट्री है इंडिया में 38 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर ही 20 स्टार्टअप जो थी वो यूनिकॉर्न लिस्ट में ऐड हुई हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि यूनिकॉर्न्स जो कंपनीज होती हैं, जो यूनिकॉर्न्स जो लिस्ट होती है वो किसको बोलते हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे यूनिकॉर्न लिस्ट में क्या नाम है, स्विगी का नाम है, ठीक है। स्विगी क्या है, एक ऑनलाइन वेंचर है, एक ऑनलाइन स्टार्टअप है जिसमें आप क्या करते हो, डिलीवरी सिस्टम जो है आपको वो देखने को होम डिलीवरी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो
हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बात करता है हमारी एजुकेशन के बारे में। क्या बात करता है? बात करता है एक अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी, एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्या जो पब्लिश हुई थी, द परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल ओनिंग अ स्मार्टफोन इंक्रीज्ड। कहां से? 2018 में बच्चों के पास जो स्मार्टफोन थे वो 36.5% थे, और अब जो रूरल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, अब जो काउंट है, जो परसेंटेज है, वो जो बढ़ के कितनी हो गई है? 61.8%। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे जो डिजिटल भेदभाव था, जो डिजिटल डिवाइड था बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, वो जो है हमें वो खत्म होने को दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा हो गई, और डिजिटल जो डिवाइड है वो कितना कम होने को है। अब जो शहरों और ग्रामीण के जो युवाओं में इतना जो डिजिटल जो भेदभाव था, अब वो काफी जो है अंतर समाप्त होता हमें दिखाई दे रहा है। वोकेशनल कोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट, बोला जाता है कि हमारी कंट्री में सिर्फ 2.4% ही ऐसी वर्क फोर्स है जो किसके इन द एज, वर्क फोर्स किसको बोलते हैं? इन द एज ग्रुप ऑफ 15 और 59 ईयर्स। तो वर्क फोर्स क्या होती है? 15 साल से लेके 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं उसको हम वर्क फोर्स बोलते हैं। 15 साल के जो कम बच्चे होते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि क्या हो गया? चाइल्ड लेबर हो गया। ठीक है, तो ओनली 2.4% of the Indian workforce have received formal vocational, while फॉर्मल जो ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग मिली है वो 2.4% लोगों को मिली है, और जो इनफॉर्मल सोर्सेज से जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो 8.9% ही लोगों ने ली है। और बोला जाता है कि उसमें से 2.5% लोगों ने जो है ट्रेनिंग ली है फ्रॉम खुद के सोर्स, हेरिडिटरी समझते हैं, लाइक कोई पेरेंट जो है वो कोई काम कर रहा है, वो अपने बेटे को कोई वही काम सिखा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी ट्रेनिंग। तो इसमें से हमें एक और इकोनॉमिक सर्वे ने एक और बात की है, उसने बोला कि भारत में, लाइक इंडिया में, जो ये डिकेड आने वाला जो पूरा 10 साल है, इसमें जो युवाओं की जो पॉपुलेशन है, मतलब यंग जो पॉपुलेशन है, जो यंग जिसको क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स बोलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अकॉर्डिंग टू सम अदर सर्वेज कि इंडिया जो है वो चाइना को हाई पॉपुलेशन में सरपास कर जाएगी। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की है, बट इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू सम सर्वेज, इंडिया 2027 में चाइना को जो है पॉपुलेशन से सरपास कर जाएगा, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इंडिया में अगले दशक, मतलब एक डिकेड में, जो विश्व में जो युवाओं की जनसंख्या होगी वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका क्या मतलब है डेमोग्राफिक डिविडेंड का? एक मतलब तो इसका सीधा ये बनता है कि अगर युवाओं की रेशियो ज्यादा है, एक तो वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है तो डेवलपमेंट हो सकती है, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर वर्क ज्यादा है, इतने लोगों को हमारी गवर्नमेंट अगर नहीं संभाल पाई तो इसको ये क्या कर सकता है? ये इसकी जो वर्कफोर्स है ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जय हो पीएमजे अडॉप्टेशन एंड हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि जो पीएमजे क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका जो उपयोग है ये पूरी तरह से किया गया है इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, इसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो थी उनका उपयोग किया गया बहुत लोगों को। इनफैक्ट जो लॉकडाउन के टाइम पे जो डायलिसिस जैसी सुविधाएं थी उसमें भी कोई वादा नहीं रहा, वो भी सुविधाएं जो थी वो जो सुविधाएं सबको मिली है, जैसे डायलिसिस भी उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, जैसे कुछ जो बेसिक दवाइयां होती हैं या जो बेसिक क्लिनिकल सेवाएं होती हैं, जैसे स्पेशलिस्ट क्लिनिकल सर्विसेज बोलते हैं जिनको, वो भी लॉकडाउन के दौरान उनमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट उनका और सुधार देखा गया था इन दिस पेंडेमिक। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च कब हुई थी? 2018 में। इसका एम क्या था कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एक्सेस करना टू द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इट हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर आउटकम ऑफ दो स्टेट्स दैट हैव अडॉप्टेड द हेल्थ केयर स्कीम। तो फॉलोइंग कैजुअल इम्पैक्ट ऑफ पीएमजे ऑन हेल्थ आउटकम्स वर ऑब्जर्व्ड, जैसे क्या क्या? इनहैंस्ड health insurance coverage, decline in the infant mortality rate, decline in the under 5 mortality rate। तो ये जो आपको आयुष्मान भारत है या पीएमजे है, ये सब जो हमें ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक
कोरोना पैंडेमिक, इनकी जो सुविधाएं थी उनमें कोई वादा नहीं आई। इनफैक्ट वो जो सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा ही हमें देखने को मिली। तो इस पैंडेमिक में इस इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि अन्य देशों के मुकाबले, मतलब बाकी देशों के मुकाबले हमारे भारत में जो इकोनॉमी थी, जो रिवाइवल होगा हमारा इकोनॉमी का, वो बेटर होगा। ठीक है, बेटर होगा किससे? टू द अदर स्टेट्स। जैसे एक लार्ज मोटिवेशनल पैकेज दिया गया था, आपको पता है कितने करोड़ का? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इकोनॉमिक पैकेज जो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कितने लाख करोड़ का जो था पैकेज जो था दिया गया था। तो इंडिया ने इस पैंडेमिक के दौरान लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम चलाया, जैसे इनफैक्ट कि जो जनधन खातों के रिलेटेड जो लोगों को जो वुमेन्स थी, लाइक वुमेन्स के नाम पे जो आपके जनधन खाते होते हैं उसमें वुमेन्स को हर महीने 500 रुपया जो मिलता था। और आपने देखा होगा कि आपको जैसे जो पेंशनर्स थे उनको भी, जो लाइक बूढ़े थे 60 ईयर्स से ऊपर, उनको भी पैसे जो थे वो दिए गए। और जो अनाज, जो पॉवर्टी लाइन वाले थे उनको फ्री अनाज मिला गया टिल दिसंबर। तो आपने देखा कि कैसे फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो था इस कोरोना के टाइम जो था वो दिया गया, और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको कैसे बढ़ गया ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो इसीलिए दिया गया ताकि कंजप्शन डिमांड को हम रिवाइव कर सके। ठीक है, तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड एमिड्स इन अ सेंचुरी क्राइसिस। तो इंडियाज रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक stemmed from the human principle that human lives lost cannot be brought back। तो 40 डेज का हमें लॉकडाउन जो था वो लाना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने क्या सोचा कि इकोनॉमी जो है वो लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन लाइफ को हम वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए 40 डे का जो लॉकडाउन पीरियड था वो लाया गया स्केल अप करने के लिए नेसेसरी मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और जीडीपी ग्रोथ को हम देख रहे हैं, हम रिकवर जीडीपी ग्रोथ है वो रिकवर होगी फ्रॉम द टेम्पररी शॉक कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। तो आगे के अभी मैंने आपको ये सेक्टर्स जो इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंट जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है। ये जस्ट मैंने आपको की टेकअवेज बताए हैं ताकि जो आप है अपने आंसर राइटिंग में इनको यूज कर सको। ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है। तो इन द कमिंग वीडियोस में आपको जो है सेक्टर वाइज भी बताऊंगी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है सेक्टर वाइज क्या क्या बोलता है। तो आप आगे की वीडियोस के लिए प्लीज आप जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।